गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संजीव चौहान एनसीडीएक्स और सेबी की तरफ से आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो अपना वेबिनार है उसका शीर्षक जैसा कि आप देख सकते हैं कमोडिटी इंडाइसिस के ऊपर है। और एनसीडीएक्स में जो कमोडिटी इंडाइसिस है वो एग्रीडेक्स के नाम से ट्रेड होता है, जो कि लास्ट ईयर 26 मई 2020 को लॉन्च हुआ था। तो कल हम इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो क्या है इस एग्रीडेक्स के अंदर, पूरी डिटेलिंग के बारे में हम इस पीपीटी के माध्यम से जानकारी लेंगे। तो शुरुआत में मैं आपको थोड़ा सा जो कमोडिटी एक्सचेंजेस का बैकग्राउंड है इस बाजार के बारे में वो बताना चाहूँगा। तो शुरुआत करते हैं आज की प्रेजेंटेशन की। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं, जैसे कि इस स्लाइड में मेंशन किया है कि इंडिया के अंदर जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे विद बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन के साथ में। और उसी सीरीज के अंदर 1910 टू 30 के बीच में इसमें दो और कमोडिटीज की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, ऑयलसीड्स एंड रॉ जूट की। और 1953 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बाजार को रेगुलेट करने के लिए फॉरवर्ड मार्केट कमीशन एस्टेब्लिश किया था। और 20th सेंचुरी तक आते आते बहुत सी बार इस बाजार के ऊपर टाइम मतलब बैन लग गए थे, फिर वापस रिज्यूम हो गई थी ट्रेडिंग। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 के अंदर वापस से जो कमोडिटीज के अंदर ट्रेडिंग थी उसको रिज्यूम किया। और 2003 के अंदर नेशनल लेवल की तीन कमोडिटी एक्सचेंजेस ने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है, जिसमें एनसीडीएक्स, एनएमसी और एमसीएक्स ये तीन थे। और 2015 के अंदर जो इक्विटी मार्केट का जो रेगुलेटर था सेबी, उन्होंने एफएमसी से टेक ओवर लेके आज की डेट में वही इस बाजार को रेगुलेट कर रहे हैं। अब अपन बात करें कि ये जो स्ट्रक्चर है कमोडिटी एक्सचेंजेस का इंडिया के अंदर, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में आता है, जिसके अंडर में सेबी है। और सेबी के अंडर में आज की डेट में नेशनल लेवल के 5 एक्सचेंजेस हैं, जिसमें एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएससी एंड बीएससी है। और टोटल 91 कमोडिटीज की परमिशन मिली हुई है ट्रेडिंग के लिए इन एक्सचेंजेस के ऊपर। ये कुछ स्टेप्स हैं जो सेबी ने जैसे जब से रेगुलेटर एज ए टेक ओवर किया था तो उनकी तरफ से। तो देख सकते हैं सितंबर 2015 के अंदर सेबी ने एज ए रेगुलेटर टेक ओवर किया था एफएमसी से। और जून 2017 के अंदर सेबी ने एक नए डेरिवेटिव प्रोडक्ट को परमिट किया ट्रेड करने के लिए, ऑप्शन इन कमोडिटीज के नाम से। और उसी साल सेबी ने एएफ कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको भी परमिट किया। 2017 सितंबर के अंदर सेबी ने इंटीग्रेशन ऑफ इक्विटी और कमोडिटी फर्म्स को परमिट किया। और बैंक सब्सिडरीज को अलाउ किया कि वो भी कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट दे सकते हैं मार्केट में। और बैंकों को परमिशन दी कि वो एज ए प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड सितंबर 2018 का एक्सचेंज को परमिट किया कि वो भी अपनी इंडियन कमोडिटी मार्केट के अंदर पोजीशन है उसको हेज कर सकते हैं। एंड मार्च 2019 के अंदर म्यूचुअल फंड्स और इसको भी अलाउ किया ट्रेड करने के लिए। एंड जून 2019 के अंदर कमोडिटी इंडेक्सेस को परमिट किया ट्रेड करने के लिए, जो एनसीडेक्स में एग्रीडेक्स के नाम से है। ये लिस्टेड कमोडिटीज हैं आज की डेट में एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और यहाँ पर मैंने आपको एक उनका पर्टिकुलर बकेट के रूप में शो किया है, इन्हीं बकेट में से कमोडिटीज को चूज करके एग्रीडेक्स को डिजाइन किया गया है। तो हम देख सकते हैं सेरेल एंड पल्सेस के अंदर बाजरा, बार्ले, चना, मेज, व्हीट, मूंग एंड पैडी अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। एंड स्पाइसेस के अंदर देखें तो कोरिएंडर, जीरा एंड टर्मरिक है। एंड फाइबर्स की अगर देखें तो कॉटन सीड ऑयल केक, शंकर कपास एंड 29 कॉटन अवेलेबल ट्रेडिंग के लिए। एंड ग्वार कॉम्प्लेक्स में देखें तो ग्वार सीड एंड ग्वार गम। ऑयल एंड ऑयल सीड्स की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर सोयाबीन, सोया रिफाइन, मस्टर्ड सीड, कैस्टर्ड सीड, क्रूड पाम ऑयल एंड सेसम सीड, ये कमोडिटीज ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है ऑयल एंड ऑयल सीड्स बकेट के अंदर। अब एक अपन छोटा सा कंपैरिजन करें ये जो कमोडिटी मार्केट है वर्सेस फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट के साथ में, तो हम देख सकते हैं कि जो कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट है उनकी जो सेटलमेंट होता है वो एक्चुअल डिलीवरीज के ऊपर होता है, जबकि जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो कैश सेटल रहते हैं जनरली। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जो भी प्रोडक्ट ट्रेड हो रहा है उसकी एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी एग्जिस्ट करती है, जबकि वही चीज़ अगर अपन फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट में देखें तो वहाँ पे ऐसा कोई भी सच डिफरेंशिएट एग्जिस्ट नहीं करता है वहाँ पे। और कमोडिटी ट्रेड जो भी करते हैं अपन, तो उसको अगर अपन होल्ड करते हैं तो उसकी कोस्टिंग इन्वॉल्व आती है इसके अंदर। जैसे वेयर हाउसिंग कॉस्ट रहती है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, असेंग के चार्जेस लगते हैं। जबकि अगर अपन इक्विटी के अंदर देखते हैं वहाँ पे तो ऐसी कोई भी होल्डिंग कॉस्ट नहीं लगती एक्सेप्ट जो भी कैपिटल अपनी इन्वेस्ट किया उसका इंटरेस्ट कॉस्ट हो। और जो कमोडिटी मार्केट है वो फिजिकल मार्केट के साथ मतलब जो भी सीजनल फैक्टर रहते हैं उसके साथ मूव करता है, जबकि जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट है कैश मार्केट है वो थ्रू आउट द ईयर एक जैसा रहता है।
ये कुछ मेजर प्राइस ड्राइविंग जो फैक्टर्स हैं कमोडिटी और इक्विटी के, वो देख सकते हैं। तो कमोडिटी बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस के ऊपर ही मूव करती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, वो इम्पैक्ट डालते हैं प्राइसेस के ऊपर। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द सेंस जैसे स्टॉक लिमिट वगैरह जो भी रहते हैं, तो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर अपन फाइनेंशियल प्रोडक्ट की अगर बात करें, तो वहाँ पे जो लोकल और इकोनॉमिक कंडीशंस रहती हैं कंट्रीज की, वो इम्पैक्ट डालती हैं प्राइसेस के ऊपर। और इंडिविजुअल जो एंटिटीज हैं परफॉर्मेंस उन कंपनीज की, वो इम्पैक्ट डालती हैं। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से जो भी टैक्सेशन स्ट्रक्चर रहता है, वो इम्पैक्ट डालता है प्राइसेस के ऊपर। तो एक जो भी मैंने अभी अब तक आपसे स्लाइड्स शेयर किए हैं, उसमें से एक सवाल पूछना चाहूंगा। तो हु रेगुलेट्स द कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया? तो आपके सामने ये चार ऑप्शंस हैं। तो कोई भी मुझे चैट बॉक्स के थ्रू आंसर करना चाहे बता सकता है। यस, राइट आंसर इज सेबी। हाँ। अब अगर अपन बात करें जो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो आज की डेट में अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, उनमें फ्यूचर्स हैं, ऑप्शन इनपुट्स हैं एंड इंडाइसेस हैं। तो आज हम इंडाइसेस के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले जो एक्सचेंज ट्रेडेड जो कमोडिटी डेरिवेटिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं कि जो भी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, उनके क्या की फीचर्स रहते हैं। तो देख सकते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च है फ्यूचर्स के अंदर, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट साइज रहता है और एक मार्जिन अमाउंट फिक्स रहता है उसका। और एंड टू एंड बेसिस के ऊपर उसका डेली सेटलमेंट होता है। जो भी ट्रेड करते हैं, जो भी ओपन पोजीशंस रहती हैं, वो ओपन इंटरेस्ट के रूप में काउंट होती हैं। और हर कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिस सेंटर है और डिलीवरी सेंटर्स रहते हैं उसके अंदर। एक सर्टेन डेट पे जाके वो एक्सपायर होता है। तो ये कुछ की फीचर्स हैं जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि वेदर सेबी रेगुलेट्स स्पॉट मार्केट कमोडिटी ट्रेडिंग ऑल्सो? राइट, इसका आंसर नो मिला है मुझे, जो एकदम करेक्ट है। अब अपन बात कर लेते हैं कमोडिटी इंडेक्सेस की, जो एग्डेक्स के नाम से एनसीडेक्स के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। तो एनसीडेक्स में जो एग्रीडेक्स है, वो इंडिया का फर्स्ट रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स है। और उसके अंदर जो 10 मोस्ट लिक्विड कमोडिटीज ट्रेड होती है एनसीडेक्स के प्लेटफॉर्म पे, उनको लिया गया है। अब अपन बात करें एग्रीडेक्स की जो की फीचर्स हैं, क्या क्या है। तो मेजरली इसको 6 पार्ट के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट, अगर कंपोनेंट अगर अपन देखें, इसके अंदर जो कमोडिटीज का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उसका क्या वेटेज है। तो इसके अंदर 80% वेटेज उन कमोडिटीज को दिया गया है जिनका टर्नओवर 75 करोड़ से ज्यादा या 75 करोड़ है। ठीक है, एंड रेस्ट जो 20% कमोडिटीज है, उनका वॉल्यूम इससे कम है। दूसरा देखिए, अगर अपन वैल्यू वेटेज, तो वैल्यू वेटेज का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो भी कमोडिटीज इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर 50-50% का वेटेज दिया गया है फिजिकल साइड में और एक्सचेंज की ट्रेड प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेड हो रहा है। तो फिजिकल की अगर मैं बात करूं, तो लास्ट 5 साल का जो एवरेज प्रोडक्शन का डाटा है, वो लिया गया है। प्लस लास्ट 1 ईयर का जो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड हुआ है, वो लिया गया डेटा। तो इसके बेसिस के ऊपर इसके वेटेज डिफाइन किए गए हैं। एंड फ्लोर एंड कैपिंग की मैं अगर बात करूं, तो हर कमोडिटी का एक कैप है, और एक उसका पूरा सेगमेंट की बात करूं तो उसके ऊपर भी एक कैप लगाई गई है। तो कमोडिटी का पर्टिकुलर एक की बात करूं तो 20% का एक उसके ऊपर कैप है। और पूरा अगर उसकी बकेट की बात करूं एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की, जैसे कि पल्सेस या सोया कॉम्प्लेक्स है, तो हायर साइड में उसका 40% वेटेज
लिया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट 5 साल के ऊपर इसके वेटेज लिया जाता है प्रोडक्शन साइड का, और 1 साल का ट्रेडिंग का। तो ये हर साल 1 अप्रैल को रीबैलेंस करते हैं हम लोग लेटेस्ट डेटा के बेसिस के ऊपर, और उस बैलेंसिंग के हिसाब से इसमें कमोडिटीज को ऐड या डिसकंटिन्यू करते हैं। रोल ओवर की अगर बात करूं तो ये जैसे कि हर महीने की लास्ट ट्रेडिंग डे को एक्सपायर होता है, तो जो रोल ओवर होता है जो नेक्स्ट मंथ की 3 फर्स्ट डेज रहते हैं उस पे ये जाके रोल होता है। रोलिंग का अगर मैं ब्रॉडली मैकेनिज्म की बात करूं, तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी मई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो मई जैसे 30 को जाके एक्सपायर होगा, 31 को। तो 31 के बाद में जैसे 1 जून आएगी एंड सेकंड एंड थर्ड, तो इसके ऊपर जो अभी वेटेज लिया गया है वो जून एक्सपायरी का है। बट जैसे ही 1 जून आएगा, तो उसके अंदर फिर हम लोग वेटेज लेंगे जुलाई एक्सपायरी का। तो वो जो रोल ओवर होगा उसके अंदर क्या रहेगा, 33% वेटेज हम लेंगे नेक्स्ट मंथ की, और 66% वेटेज लेंगे जून की। फिर सेकंड जो डे रहेगा उसमें हम 66% कर देंगे नेक्स्ट मंथ की, और 33 कर देंगे करंट मंथ की। और जैसे थर्ड डे आएगा, उसकी जो रोलिंग है वो जुलाई के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाती है। तो फर्स्ट 3 डेज के अंदर इस तरीके से इसको रोल करते हैं ब्रॉडली। और कॉमोडिटीज का जो सिलेक्शन किया गया है वो बोथ साइड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम देख के ही किया गया है इसके अंदर। अ, तो ये एक पूरी बकेट है जिसके बेसिस के ऊपर हमने ये जो इंडेक्स है वो प्रिपेयर किया है। हर बकेट से हम लोगों ने जो फ्लोर एंड कैपिंग, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि हायर साइड में एक बकेट से 40% और इंडिविजुअल कमोडिटी का 20%। तो ये एक पूरी बकेट है। जैसे सॉफ्ट में देखें शुगर, तो शुगर इसमें अभी लिस्टेड नहीं है। एंड एडिबल ऑयल्स की अगर बात करें तो उसमें आराम सीड, सोयाबीन, सोया रिफाइंड एंड क्रूड पाम ऑयल। तो इसमें से 3 कमोडिटीज को हमने चूज किया इस इंडेक्स के अंदर। पल्सेस की अगर बात करें तो चना एंड मूंग है, तो इसमें से चना लिया गया है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में देखें अपन ग्वार सीड, ग्वारगम एंड कैस्टर्ड सीड। तो ये तीनों प्रोडक्ट अपना वेटेज रखते हैं इसमें। ग्रेन्स की अगर बात करें तो वीट, बार्ले, मेज, पैडी एंड बाजरा। तो ग्रेन्स में से अभी ऐसा कोई भी कमोडिटीज के अंदर इंक्लूड नहीं की गई है। कॉटन कॉमर्स की अगर देखें अपन तो कॉटन सीड ऑयल के कपास एंड कॉटन, तो इसमें से कॉटन सीड ऑयल की का पार्टिसिपेशन है इंडेक्स के अंदर। एंड स्पाइसेस की अगर बात करें तो टर्मरिक, धनिया एंड जीरा, तो इसमें इस साल टर्मरिक को ऐड किया गया है। अब अगर हम बात करें, जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जो टॉप 10 कॉमोडिटीज हमने ली गई है, तो उसमें देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट जो वेटेज है वो चने का है, अराउंड 20% का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंडिविजुअल कॉमोडिटी का हायर साइड में 20% का हमने कैप लगाया है। सोयाबीन देख सकते हैं 15.65 के साथ में सेकंड नंबर पे है। एंड सोया ऑयल देख सकते हैं 12.55 के साथ में थर्ड नंबर पे है। एंड आरएम सीड इज अराउंड 11.81। देन कोकुड 11.22, and guarsid 9.38, guargum is around 7.36, and jeera 4.51, and castor 4.34, and turmeric around 3.19। तो ये एक पूरा वेटेज दिया गया है यहाँ पे इंडिविजुअल कमोडिटीज का, किसका कितना लिया गया है। अब इसकी अगर मैं बात करूं टेस्टिंग डेटा के बेसिस के ऊपर, तो इंडेक्स का पिछले 2016 से लेकर मार्च 2021 तक क्या मंथ ऑन मंथ क्या रिटर्न रहा है, तो हम देख सकते हैं कि हर मंथ का, हर ईयर का इसमें दिखाया गया है रिटर्न। और एक अगर अपन जनरल ट्रेंड का अगर अपन बात करें तो देख सकते हैं जून जुलाई के अंदर लगभग हर साल इसने पॉजिटिव साइड में रिटर्न्स दिए हैं, और जुलाई में तो हर साल इसने पॉजिटिव दिया है। जून में देखें तो सिर्फ 2019 के अंदर एक बार ये नेगेटिव गया था। और जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट ईयर मई में ही हमने इसको लॉन्च किया था, तो देख सकते हैं कि एक्सेप्ट नवंबर, दिसंबर और जनवरी ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही रिटर्न दिया है हर मंथ में। और जब हमने लॉन्च किया था इसको 1000 के प्राइसेस थे बेसिस, और हायर साइड में देखें तो इसने 1524 के आसपास का हाई लगाया है। एंड लोअर साइड में देखें तो 994 का इसने लो टच किया है जब से हमने इसको लॉन्च किया है। एक और मेरा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, विच ऑफ द गिवन फैक्टर्स अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। तो ये 4 आंसर हैं, तो क्या इसका करेक्ट आंसर है, कोई भी मुझे बताना चाहे तो। राइट, इसका आंसर डी मिला है मुझे, जो एकदम
करेक्ट है। मेरे पास में चैट में कुछ सवाल भी आ रहे हैं, तो एक बार ये प्रेजेंटेशन पूरा हो जाए तो जो भी आपके सवाल रहेंगे मैं लास्ट में ले लूंगा वो। ये एक कोरिलेशन निकाला है कमोडिटीज के साथ में भी, किस कमोडिटी के साथ में कितना कोरिलेट करता है ये इंडेक्स। तो देख सकते हैं कि अगर लेटेस्ट साइड में, तो इसका जो हाईएस्ट कोरिलेशन जो बैठ रहा है वो सोयाबीन और आरएम सीड के साथ बैठ रहा है, जो 0.88 आरएम सीड है, एंड आरएम सोयाबीन देख सकते हैं 0.82 के साथ में है। तो ये हर एक कमोडिटी के साथ में इसका कोरिलेशन है, जो हम देख सकते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। ये इंडेक्स और नियर मंथ का जो फ्यूचर है जिसके बेसिस के उसके प्राइसेस मूव करते हैं, तो वो देख सकते हैं कि अपन चार्ट के माध्यम से। तो ऑलमोस्ट जो नियर मंथ का फ्यूचर है, ऑलमोस्ट ये उसी को ही फॉलो करते हैं इसके प्राइसेस। कभी कभी हम देख सकते हैं कुछ जिगजैग है, तो एंड ऑफ द डे जाके ये फॉलो इसी को ही करता है जो नियर मंथ फ्यूचर रहता है। अगर एडिडेक्स को अपन फूड इन्फ्लेशन के रूप में पेनिंग टूल में यूज में लेना चाहें और इसका अगर कोरिलेशन निकालते हैं अपन, तो देख सकते हैं कि सीपीआई के साथ में इसका जो कोरिलेशन है 0.47 का है, और वहीं पे सीएफपीए के साथ में अगर देखें तो 0.52 का एक कोरिलेशन बैठता है। तो ये डेटा जस्ट एक अपने को ब्रॉडली कोरिलेट करने के साथ में, इन्फ्लेशन के डेटा के साथ में कि भाई कितना कोरिलेट करता है, तो वो देख सकते हैं हम यहाँ पे। अगर अपन बात करें एग्रेक्स का जो अदर इंडेक्सेस लॉन्च है दूसरे एक्सचेंजेस के ऊपर, उनके साथ में कितना कोरिलेट करता है, तो देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो भी इंडेक्सेस है किसी के साथ में इसका कोई भी कोरिलेशन नहीं है। ये एकदम मतलब आपको कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिलेगा आपको। जैसे निफ्टी 50 के साथ में इसका जो कोरिलेशन है 0.25 का ही है, सेंसेक्स के साथ में 0.24 है, एंड गोल्ड सिल्वर के साथ भी अराउंड 0.23 है। तो ऐसा कोई भी कोरिलेशन नहीं है बाकी जो इंडेक्सेस हैं ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल। तो एक तरह का अगर कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करता है तो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के रूप में काम में ले सकते हैं इसको। अब अगर अपन बात करें कि क्या बेनिफिट है एनसीडेक्स एग्रीडेक्स के अंदर ट्रेड करने की, तो सबसे पहला तो ये ओवरऑल एक डायरेक्शनल इंडिकेटर है एग्रीकल्चर कमोडिटीज का कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, या अगर आपको कुछ ऐसा आइडिया हो तो वो ले सकते हैं अपन। दूसरा डाइवर्सिफाइड बास्केट के रूप में यूज में ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बाकी जो भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है इंडेक्सेस के, उनके साथ में इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि कम है कंपेयर टू जो अंडरलाइन कमोडिटीज हैं। और सेकेंड वही बात वापस से रिपीट हो रही है कि वेरी लो कोरिलेशन है जो अदर एसेट क्लास इंडेक्सेस हैं, और एक इफेक्टिव बेंचमार्किंग मिल जाती है हमें। रियल टाइम अपन कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी कमोडिटीज का वेटेज मैंने आपको बताया उसके बेसिस के ऊपर। और इसको मैनेज किया गया प्रोफेशनली जो एनएससी इंडेक्सेस ने का प्रोवाइड कराता है, उन्होंने ही इसको प्रोवाइड किया है इसकी पूरी टेक्नोलॉजी को। अब अगर हम बात करें एग्रेस फ्यूचर ट्रेडिंग की, तो उसके क्या कुछ और एडिशनल बेनिफिट है, तो सबसे पहली बात जो अपन देख सकते हैं कि ये कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई डिलीवरी नहीं होती है। बाकी जितनी भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज ट्रेड हो रही है हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट डिलीवरेबल हैं सबके सब। दूसरा, अगर किसी को शॉर्ट टर्म हेजिंग के हिसाब से इसको यूज में लेना तो ले सकता है। शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग मतलब जिसको डायरेक्शन ट्रेड करना हो वो कर सकता है। ओवरऑल डायरेक्शन के बेसिस पे ट्रेड कर सकता है लॉन्ग टर्म। और इंडेक्स को आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी देता है अंडरलाइन के साथ में। कैलेंडर स्प्रेड जैसी अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं अगर अपने पास में नेक्स्ट मंथ लिक्विड है तो। एक पूरा ओवरऑल कमोडिटीज का परफॉर्मेंस एनालाइज करके इंडेक्स के अंदर अपन ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी लिमिटेड है, तो ये सब फैक्टर्स हैं इसके अंदर अगर अपन ट्रेड करते हैं तो ये सब अपॉर्चुनिटीज अपने को मिलती हैं। एक और क्वेश्चन रहेगा मेरा आप लोगों के लिए, व्हाट इज आर्बिट्राज, आर्बिट्राज किसे कहते हैं। तो ये चार ऑप्शंस हैं, चैट बॉक्स के थ्रू आप आंसर कर सकते हैं। राइट, इसका आंसर मुझे से मिला है। साइमल्टेनियसली एंटरिंग इनटू साइलेंट परचेज ट्रांजैक्शन इनटू टू और टू मोर मार्केट। यस, आर्बिट्राज हम उसको ही कहते हैं कि दो जगह सेम कमोडिटी को अगर अपन बाइंग और सेलिंग करके अपन जो भी पोजीशन क्रिएट करते हैं, जनरली इसको अपन लोग आर्बिट्राज कहते हैं। ये एग्रीडेस का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट
क्लासिफिकेशन है वो देख सकते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर एनसीडीएक्स एडिडेक्स के नाम से अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। और जो यूनिट ऑफ ट्रेडिंग है 500 यूनिट है, कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है, मैक्सिमम में ऑर्डर साइज है 50 लॉट्स का। और जो प्राइस कोटेशन आता है वो पर यूनिट आता है, टिक साइज 0.25 पैसा है इसकी। और एक्सपायरी डेट लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ रहता है इसका। ट्रेडिंग टाइमिंग सुबह 9 से शाम को 9 बजे तक अवेलेबल रहता है। और प्राइस लिमिट की मैं बात करूं तो 4+2 6% की इसकी डीपीएल है। एंड मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो अराउंड मिनिमम साइड में 6% का इनिशियल मार्जिन अपने को देना पड़ता है। और सेटलमेंट की अगर मैं बात करूं, जो उसका एफएसपी आता है, तो वो जो एक्सपायरी वाले दिन है इंडेक्स का, तो फ्यूचर का जो लास्ट का 4 to 5 के बीच में जो भी ट्रेड होता है, उसके वेटेड एवरेज के बेसिस के ऊपर इसकी एफएसपी डिसाइड की जाती है। ये एक इसका लॉन्च कैलेंडर है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट किस मंथ के अंदर अपने को ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहते हैं। यहाँ एक और सवाल रहेगा मेरा आप लोगों के लिए, विच स्टॉक एक्सचेंज इज हैविंग मेजर शेयर इन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इन एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये बहुत बेसिक सा ही सवाल है आप लोगों के लिए। चैट बॉक्स कर सकते हैं इसका। राइट, बी आंसर, एनसीडीएक्स। यहाँ अपन कुछ बात कर लेते हैं। जो भी इन्वेस्टर इस बाजार में ट्रेड करते हैं तो उनको कुछ सर्टेन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किन चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना और करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने को जो भी एक्सचेंज और सेबी के सर्कुलर आते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर, उनको पढ़ना चाहिए। और जो भी ट्रेड करें एक्सचेंज रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ही करें। और जो भी ट्रेड करते हैं वो प्रॉपर अपनी केवाईसी फिल करके अपनी यूसीसी कोड में ही करें। और अपने ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट है वो गो थ्रू करके ही अपने को करना चाहिए। और हर ट्रेड के बाद में जो भी बिल या कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट होता है उसको लेना चाहिए अपने ब्रोकर के से। और इंश्योर करें जो भी अपने को कॉन्टैक्ट नोट मिल रहा है उसके अंदर अपने ट्रेड से रिलेवेंट सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहनी चाहिए। जैसे मेंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर की डिटेल्स, ट्रेड नंबर, ट्रेड किस रेट पे हुआ, कितनी क्वांटिटी में हुआ, ये सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन रहनी चाहिए। और जो भी ट्रेड आप कर रहे हैं उसके क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे एक टैब अवेलेबल रहता है ट्रेड वेरिफिकेशन के नाम से, वहाँ चेक कर सकते हैं कि ये ट्रेड एक्चुअल में एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे हुआ है या नहीं हुआ है। और अपने को अपने ट्रेड से related जो भी रिक्वायर्ड मार्जिन और M2M के जो भी ऑब्लिगेशन है वो टाइमली सेटल कर दें, ताकि किसी भी तरह के पेनल्टी के अंदर नहीं आए। और डब्बा ट्रेड से रिलेटेड जो भी रिस्क है मार्केट में उससे अपने को अवेयर रहना है। और जो भी होल्डिंग्स या अपने ट्रेडिंग के ट्रांजेक्शन्स हैं उसका अपन पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए। और किसी भी तरीके अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज आती हैं तो वो इमीडिएट बेसिस पे अपने को रिपोर्ट करना चाहिए। और जो भी हम चेक या डीडी इशू करते हैं वो प्रॉपर जो सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नाम में मेंशन रहता है मेंबर का नाम, उस नाम से अपने को इशू करना चाहिए। और अपन अपने ब्रोकर को बोल सकते हैं जो पीरियोडिकल स्टेटमेंट वगैरह हैं जिसके अंदर अपने फंड्स या सिक्योरिटीज मेंशन रहती हैं वो हम पूछ सकते हैं अपने ब्रोकर से। और अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज आती हैं उसके अंदर तो रिपोर्ट कर सकते हैं। और किसी भी अनऑथराइज इंटरमीडिएट से अपने को किसी भी तरह की कोई फंडिंग नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो सेटलमेंट गारंटी के अंदर में नहीं आती है। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो अपने को नहीं करना है, जिनसे बच के रहना है। तो किसी भी अनरजिस्टर्ड ब्रोकर या इंटरमीडिएट्स के थ्रू अपने को ट्रेड नहीं करना है। जो भी करें वो एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर जो मेंशन रहती है लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स की, उनको देख के ही ट्रेड करें। और किसी भी तरह का ऑफ मार्केट ट्रेड इंजेक्शन नहीं करना चाहिए। और बाजार के अंदर जो भी एल्यूरिंग एडवर्टाइजमेंट और र्यूमर्स वगैरह रहती हैं हॉट टिप्स के नाम पे, जो भी ये प्रॉमिस या शॉर्ट रिटर्न की बातें करते हैं, उनके ऊपर अपने को भरोसा नहीं करके अपनी सेल्फ बेसिस के ऊपर रिसर्च करके ट्रेड करना चाहिए। और जो भी अपन ट्रेड करें उससे related जो भी रिस्क डिस्क्लोजर क्लोज मेंशन रहते हैं वो अपने को रीड आउट करने चाहिए। किसी भी तरह का अनसाइन या डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट में किसी भी तरह की कोई भी र्यूमर वगैरह हो उसमें अपने को इंक्लूड शामिल नहीं होना चाहिए। और किसी भी तरह की अपने को पोजीशन अपनी कैपेसिटी के बाहर एक्यूमुलेट नहीं करनी चाहिए। ठीक है। एंड बाजार में जो भी एनालिस्ट या एडवाइजर्स या एक्सपर्ट जो भी प्रॉमिस करते हैं सर्टेन रिटर्न्स वगैरह के, तो उनके उसमें भी अपने को नहीं आना चाहिए कभी बातों में। और अपने जो भी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन है उसको ध्यान में रख के अपने को अपनी पोजीशंस को ट्रैक करते रहना चाहिए। और किसी भी तरह की जो प्रेडिक्शन बेसिस के ऊपर जो रिपोर्ट आते हैं प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसको भी अपने को ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिनसे अपने को बचना है। ठीक है।
तो ये एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन था मेरा। मैंने आपको बताया और कमोडिटी मार्केट के बैकग्राउंड के बारे में, फिर जो एनसीडेक्स में एग्रीडेक्स के नाम से इंडेक्सेस लॉन्च है उसके ऊपर, और लास्ट में जो भी इन्वेस्टर गाइडलाइंस हैं उसके ऊपर। अब अगर आपके जो भी क्यूरीज हैं आप मुझसे चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। कुछ क्यूरीज मेरे पास में आई भी हैं, तो मैं वो चेक कर लेता हूँ। एक सवाल आया था मेरे पास में, एग्रीडेक्स में 2021 में कौन सी कमोडिटी ऐड और डिलीट की गई है। तो एक स्पाइसेस के अंदर जो हमारा था लास्ट ईयर, इसके अंदर कोरिएंडर था, जिसको हटा के इस साल इसमें टर्मरिक ऐड की गई है। जाने की बात देखिए एक बार। किसी ने पूछा है कि 6% सर्किट का लॉजिक क्या है इसके अंदर। तो देख सकते हैं कि मोस्टली जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं सबका आज की डेट में जो सर्किट फिल्टर है वो 6% का ही है। तो वो इक्वल इसके अंदर रखा गया है 6% का, क्योंकि ये अंडरलाइन कमोडिटीज की बेसिस के ऊपर ही मूव करता है। तो वहां पे भी 6% है, तो उसको भी 6% लिया गया है यहाँ पे भी। किसी और का अगर कोई भी सवाल हो रिलेटेड टू एग्रीडेक्स तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। एक सवाल आया है कि हाउ टू ओपन अकाउंट विद एनसीडीएक्स फॉर कमोडिटी ट्रेडिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनसीडीएक्स और सेबी की वेबसाइट के ऊपर हमारे जो भी एक्सचेंज के मेंबर या ब्रोकर्स हैं उनकी लिस्ट अवेलेबल रहती है। तो आप किसी भी मेंबर को कॉल करके उनके साथ में एसोसिएट हो सकते हैं, तो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देंगे। लिस्ट आप हमारे एनसीडीएक्स की वेबसाइट पे जाके मेंबरशिप टैब में मेंबर्स डायरेक्टरी के अंदर जाके सर्च कर सकते हैं मेंबर्स का नाम। जिस भी मेंबर के साथ में आपको एसोसिएट होना हो वहाँ पे जाके आप लिस्ट देख सकते हैं और उनके साथ में ऐड हो सकते हैं। और फर्दर अगर आपको कुछ भी अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो वहाँ पे एक हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन रहती है, कॉन्टैक्ट अस में जाके तो आप कॉल भी कर सकते हैं हमें। एएमसी चार्जेस एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर किसी ने सवाल पूछा है। तो एक्सचेंज की तरफ से ऐसा कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं होता है। अगर अकाउंट ओपन कराते हैं तो ब्रोकर्स के एंड पे ही आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कुछ चार्जेस लेते हैं या नहीं लेते हैं। ठीक है। और ट्रांजैक्शन चार्जेस एक्सचेंज जो लेता है वो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके, वहाँ पे मेंशन है सर्कुलर्स के अंदर। एक सवाल आया है वाई चेंजेस इंडिकेटर एनी। तो ये सवाल कुछ अधूरा सा है, अगर आप डिटेल में कुछ मेंशन करेंगे तो मैं इसके बारे में जानकारी दे पाऊंगा आपको। अभी बैक टू बैक मेरे पास में दो सवाल हैं। एक है जैसे कि किसी ने पूछा था ओवाई चेंजेस इंडिकेटर, ओपन इंटरेस्ट डेली चेंज होता है। यस, ओपन इंटरेस्ट डेली चेंज होता है। वो हम देख सकते हैं, मतलब जो भी अगर अपने ट्रेडिंग की स्क्रीन अवेलेबल रहती है वहाँ पे देख सकते हैं कि हर ट्रेड के साथ में ओवाई चेंज या बढ़ सकता है या एज इट इज भी रह सकता है। तो ये चेंज होता है और ये अपने को जो ट्रेडिंग स्क्रीन है वहाँ पे अवेलेबल रहता है, वहाँ पे जाके अपन चेक कर सकते हैं। एक सवाल था हाउ ए न्यू इन्वेस्टर कैन फर्स्ट टाइम ट्रेड स्टार्ट ट्रेडिंग। तो जैसा कि हमने ये आज सेशन रखा है एग्रीडेक्स के ऊपर, इसी तरह के हम सेशन रखते हैं कंटिन्यूटी के अंदर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो यहाँ से आप जानकारी लेके सीख के करके आप किसी भी ब्रोकर के साथ एसोसिएट हो जाइए। बाकी बेसिक ट्रेनिंग फिर वो भी दे देते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर। बाकी एक्सचेंज अपने एंड पे इस टाइप की जो ट्रेनिंग सेशन रखता है वहां से आपको काफी सारी जानकारी मिल जाएंगी अपने को ट्रेड किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। एक सवाल है एनी बिग चेंजेस एनी इंडिकेटर। तो एग्जैक्टली मैं इस सवाल को समझ नहीं पा रहा हूँ क्या पूछना चाह रहे हैं। चाहे तो आप
डायरेक्ट कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरी क्लैरिटी से आप पूछ नहीं पा रहे हैं कि क्या मतलब आपका सवाल है। ओपन इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई सवाल है आपका, बट क्या सवाल है वो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। एनी बिग चेंजेस, एनी इंडिकेटर, मतलब क्या मतलब वो निकालूं मैं सवाल का, मतलब समझ में नहीं आया मुझे। तो आप ये तो पूरा डिटेल में थोड़ा मेंशन कर दीजिए इसमें। ठीक है, ठीक है, मिल गया आपको आंसर। राइट। तो फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं है तो फिर मैं सेशन को यहीं क्लोज करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक्स।